नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन परीक्षा होती है आईटीआई की। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रीशियन से है उनके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की डे बाय डे हम आपको क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 18 है। अगर इसी क्लास से यानी इसी वीडियो से हमारे चैनल पर आए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास के बाद समय निकालकर उन पिछली 17 क्लासेज को भी ज़रूर देखना। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है आईटीआई एग्ज़ाम 2024। गारंटी देते, विश्वास दिलाते हैं, थ्योरी में 100% नंबर आएंगे आपके। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन, सारे के सारे पेपर में फंसेंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल 100% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लो। 100% नंबर की गारंटी है। कारण क्या है इसके पीछे? हम वर्ष 2021, 22, 23 पिछले 3 साल से लगातार आपके एग्ज़ाम को फॉलो करते आ रहे हैं। हर दिन आपकी 3 शिफ्ट चलती है, हर सीबीटी एग्ज़ाम को फॉलो करते आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे जो मोस्ट रिपीटेड है, यानी सबसे ज़्यादा बार आए थे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पहुंचाइए ताकि वो भी इसको देख सके, अच्छे नंबरों से वो भी पास हो सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। साथ ही पेड टेस्ट सीरीज़ भी है, आप चाहे तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे अपनी प्रैक्टिस परख सकते हैं और सेम टू सेम एग्ज़ाम जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमारे चल रहे थे माय डियर। इंस्ट्रूमेंट वाला ये टॉपिक है हमारा, यानी जो मापी यंत्र या मापी उपकरण जिसको हम बोलते थे वो वाला है। सवाल सुनिएगा ज़रा, क्या कह रहा है। एक संकेतक उपकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में बोलते हैं सूचक उपकरण, जैसे एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, सुई वाले मीटर की बात कर रहा है। पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? माय डियर ये पूछ रहा है कि हमारा जो सुई वाला मीटर होता है ना, उसमें ऐसा क्या होता है कि वो 0 से उठ करके मैक्सिमम की तरफ जाता है, जो भी रीडिंग होती है। मान लेते हैं एक एम्पीयर मीटर है, एक एम्पीयर मीटर में ऐसा क्या हुआ कि वो 0 से चलकर 3 एम्पीयर तक की रीडिंग देने के लिए चला गया। माय डियर, अगर आपको याद हो और अच्छे से आपने एक बार आपकी इंस्ट्रूमेंट की क्लास पढ़ी हो, सूचक मापी यंत्र में, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 प्रकार के बल लगते हैं: डेफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। ये रहा पहला ही ऑप्शन में, ये देखो डेफ्लेक्टिंग टॉर्क। हिंदी में बोलते हैं इसे विचलन बल या विक्षेपण बल के नाम से भी जानते हैं। विक्षेपक या विक्षेपण भी बोल सकते हो। डेफ्लेक्शन देना, पॉइंटर के चलने को डेफ्लेक्शन ही बोलते हैं। पॉइंटर मूव करता है ना, इसको विक्षेप ही बोलते हैं हम। तो ये काम करने वाले का नाम ही डेफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, विक्षेपक बल होगा। बताओ बात समझ में आई क्या? अब आते हैं सेकंड बोल। पहले तो इसका आंसर सुन लो, ये करना है, ठीक है। इसकी जगह है ना, इसका एक दूसरा नाम और होता है। अभी तो ये तो नहीं करते, कंपटीशन एग्ज़ाम वाले करते हैं। इसको ऑपरेटिंग फोर्स यानी प्रचालन बल भी कहा जाता है, वो भी लिखा हुआ आ सकता है। अब आते हैं कि इसकी कोई और भी है क्या। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, कंट्रोल करेगा। किसको? पॉइंटर की गति को कंट्रोल करता है ताकि वो तेज़ गति से अचानक आगे या पीछे जाकर टूट ना जाए। दूसरा, शून्य से पॉइंटर ऊपर की तरफ चला तो गया, अब इसको वापस शून्य पर कौन लेकर आएगा? ये भी डेफ्लेक्टिंग टॉर्क का ही काम है। और ये जो हमारे डैम्पिंग टॉर्क होते हैं ना, अब 2 टॉर्क आ गए, एक आगे खींच रहा है, एक पीछे खींच रहा है। तो ये मानकर चलिए कि 2 चीज़ों में साम्य अवस्था किसी तीसरे की वजह से आ ही नहीं सकती। 2 लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लड़ते रहेंगे, तीसरा आकर के बचाएगा या छुड़वाएगा, या जज साहब जैसे छुड़वाएंगे बिचौलिए, तभी होता है। तो हमारे भी ये क्या कर रहे हैं, विक्षेपक बल आगे खींच रहा है, कंट्रोलिंग बल उसको वापस खींच रहा है। तो पॉइंटर फाइनल रीडिंग पर जाने के बाद हिलता रहता है, इसे बोलते हैं दोलन करना। इन दोलनों को समाप्त करने के लिए हम लगाते हैं डैम्पिंग टॉर्क। बताओ बात समझ में आई क्या? माय डियर स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए। लाइक की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं आपको बताऊंगा कारण क्या है इसके पीछे।
इसलिए बिना लाइक का बटन दबाए क्लास नहीं देखेंगे। आइए अगले सवाल पर। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण को उपयोग करने की पोजीशन कौन सी है? अभी बात करके आया। कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या है? पॉइंटर की स्पीड को कंट्रोल करना। जैसे ही विक्षेपक बल 0 हो जाता है तो पॉइंटर को फिर से 0 पोजीशन पर लेकर आना। ये 2 काम होते हैं। बात ये आती है कि कंट्रोल करते कैसे हैं, तो हमारे पास इसके 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल। तो जो स्प्रिंग वाला कंट्रोल होता है ना, उसमें तो लगती है 2 फास्फर ब्रोंज की बनी हुई हेयर स्प्रिंग, बाल कमानी बोलते हैं। उस मीटर को तो आप कैसे लगा दो, आड़ा टेढ़ा तिरछा खड़ा पड़ा जैसा भी। लेकिन अगर ग्रेविटी वाले की बात करेंगे तो उसकी केवल एक ही पोजीशन है और वो है ऊर्ध्वाधर स्थिति। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन, हमारी भाषा में बोलते हैं खड़ा मीटर। जैसे ये बोर्ड है और फॉर एग्जांपल ये लगते कहाँ है? पोजीशन ऊर्ध्वाधर वाली होती है पैनल बोर्ड के मीटर। पैनल में जितने भी होते हैं ना, वो पैनल बोर्ड वाले सभी मीटर यही होते हैं। पैनल बोर्ड में प्रयुक्त मीटरों में हम लगा सकते हैं ग्रेविटी कंट्रोल। बताओ बात समझ में आई क्या? मान लीजिए यही वाला, अभी तो क्वेश्चन का बी उत्तर करना है। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए और ग्रेविटी की जगह स्प्रिंग कंट्रोल का सवाल आपसे पूछ बैठता, माय डियर, देन आपको ए ऑप्शन करना था। हम इसे किसी भी स्थिति में लगा सकते थे। लेकिन अभी सुनो, कंफ्यूज नहीं होना। आपके सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे सीधे, यानी क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन और उसका आंसर। इसलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, गुरुत्वाकर्षण देख लेना और वर्टिकल ऑप्शन देख लेना। हाँ, ऑप्शन ABCD कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ बी है तो वहाँ पर भी बी आए, चेंज हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में लिखा हुआ क्या है वो याद रख लेना। देखो अगला सवाल, पैमाने का नाम क्या है? मापी यंत्र का स्केल आपको दिखाया गया है। देखो हमारे पास जनरली 5 तरह की स्केल होती है। यूनिफॉर्म यानी रैखिक, गैर रैखिक यानी नॉन लीनियर बोलते हैं, लीनियर नॉन लीनियर। उसके बाद में आता है फाइन, कोर्स, फाइन, और एक इम्पोर्टेंट जो आता है जिसका नाम है एक्सटेंडेड। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सटेंडेड तो लगता है 3 फेज इंडक्शन मोटर की जैसे करंट लेने के लिए। ये वाला देखो, इतनी सी दूरी पर देखो, अगर मैं आपको रीडिंग की बात बताऊं तो पहले यहाँ देखो 0 से शुरू हुआ है, फिर 2 है, फिर 3 है, 3 नहीं है, 0 है, 2 है और उसके बाद में 5 है, फिर 10 है, 15 है, 20 और ऐसे चलते चलते देखो 1000, 2000, लास्ट में अनंत। कहने का मतलब ये है कि शुरू में जगह ज़्यादा ले रहा है और वैल्यू कम है, और उसके बाद में देखो जगह कम ले रहा है और वैल्यू ज़्यादा है। तो इस तरह के पैमाने को गैर रैखिक या शुद्ध हिंदी में अरैखिक पैमाना बोला जाता है। ये रहा डी ऑप्शन में, मतलब लीनियरिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पैमाना समरूप नहीं है। साफ समझ में आ रहा है? कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लीनियर। ये हमारे किसका होता है नॉन लीनियर? मेगर का यही वाला होता है, ओम मीटर का यही वाला होता है, MI टाइप मीटर, मूविंग आयरन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यही पैमाना होता है। गैर रैखिक होता है सबका। रैखिक वाला कहाँ होता है? PMMC का, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाला मीटर जो होता है ना, उसका पैमाना रैखिक होता है। ठीक है, समझ में आ रही है क्लासेज? पता कैसे लगेगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? बस आप लाइक वाला बटन दबाकर बता सकते हो। जितने बच्चे लाइक करते हैं हम समझ लेते हैं कि ये थे वो बच्चे जिनको बहुत अच्छे से क्लास पसंद आई। तो प्लीज़ बिना लाइक किए नहीं छोड़नी क्लास को। सवाल देखो, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? थोड़ा सा मुझे लगता है सवाल पूछने में गलतियाँ हो गई। हमारे मीटर में ना 4-5 तरह की एरर होती है। देखो हैं, चारों ही ऑप्शन है तो मैं चारों ही बता दूंगा। पहले यहाँ देखो क्या करें, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मीटर की स्थिति गलत है। अभी एक क्वेश्चन हम आगे पढ़कर आए थे कि अगर मीटर में ग्रेविटी कंट्रोल है तो वो वर्टिकल पोजीशन में ही होना चाहिए, अगर वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा तो रीडिंग में फ़र्क आएगा। ये उसी की बात कर रहा है।
तो ये तो मीटर की गलती हुई ना, अपनी नहीं है। तो इसको डिवाइस एरर बोलते हैं, और डिवाइस को हिंदी में बोलते हैं उपकरण, यानी इंस्ट्रूमेंट एरर है। अब आते हैं एक एक करके चारों ऑप्शन पर, मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन एरर, मानवीय गलती। मानवीय गलती होती है कि रीडिंग लेने में गलती कर दी आपने। ठीक सामने होकर मीटर की रीडिंग लेते हैं, लेफ्ट या राइट खड़े होकर लेके देखोगे ना रीडिंग, तो पॉइंटर थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे ही नज़र आता है। भाई इस साइड से देखोगे तो 4 पर नहीं 5 पर नज़र आएगा, और इस साइड पर देखोगे तो 4 पर नहीं 3 पर नज़र आएगा। ये ह्यूमन एरर है। इन्फ्लुएंस एरर, प्रभाव त्रुटियों को वातावरण त्रुटियाँ बोलते हैं, जैसे तापमान से, नमी से, दोलन से, एक्स्ट्रामैग्नेटिक फील्ड, इनसे मीटर का इफेक्ट पड़ना। और स्विचिंग एरर है, मीटर की स्विचिंग गलत कर दी, यानी सिलेक्शन में गलती कर रहे हो, रेंज सिलेक्शन में गलती हो रही है। जैसे वोल्टेज 250 वोल्ट नापनी है, रेंज सेलेक्ट कर रखी है 2.5 किलो वोल्ट पर, तो इसमें एरर बहुत आएगी। या जैसे वोल्टेज 440 है, सिलेक्शन 200 वोल्ट पर कर रखा है। आइए अगले सवाल पर। 1 ओम या इससे नीचे प्रतिरोध नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? देखो, मान के अकॉर्डिंग प्रतिरोध को 3 वैल्यू में रखा गया है। निम्न मान का प्रतिरोध यानी लो, मध्यम मान का प्रतिरोध यानी मीडियम, उच्च मान का प्रतिरोध यानी हाई। 1 ओम से कम वाले को लो बोलते हैं। इसके लिए या तो शंट प्रकार का ओम मीटर काम में लेंगे। कौन सा? शंट प्रकार का ओम मीटर। या इसके अलावा एक ऑप्शन और है, वो है केल्विन ब्रिज विधि। आपके उसमें आता है, डीसी मोटर जनरेटर वाले में आता है। डीसी मोटर जनरेटर तो सेकंड ईयर में है, आपके नहीं है। उसमें सवाल आता है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस नापने के लिए किस मेथड का उपयोग करेंगे? उत्तर देता है केल्विन ब्रिज विधि। ठीक है, तो अभी तो आपको सी उत्तर करना है, शंट टाइप ओम मीटर। ठीक है, सीरीज टाइप ओम मीटर जो होता है ना, वो मध्यम और उच्च प्रतिरोध नापने के काम आता है। अगला सवाल, उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का नाम क्या है? देखो, जनरली मेगर में 2 ही टर्मिनल होते हैं, लेकिन एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला अगर मेगर होगा तो उस मेगर में 3 टर्मिनल होते हैं। तो तीसरे टर्मिनल का नाम होता है ग्राउंड, एक का नाम होता है अर्थ, एक का मतलब होता है एल। ठीक है ना? तो वो जो ग्राउंड वाला टर्मिनल होता है ना, वो एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए होता है, ताकि रीडिंग में किसी तरह की कोई एरर ना आ जाए। गेट एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ऑसिलेशन, बिना किसी दोलन, बिना किसी कंपन के। जब हमें एकदम एक्यूरेट रीडिंग लेनी हो तो हम उस तीसरे टर्मिनल का उपयोग करेंगे। हालांकि अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते तो मैं आपको सवाल बताता हूँ, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। मेगर से अच्छे रीडिंग लेने की मिनिमम टाइम कितना है? तो 1 मिनट का है, ध्यान रखना। कम से कम 1 मिनट तक वेट करो मेगर की रीडिंग, और लगातार अगर इम्प्रूव होती जा रही है ना, तो गुड कंडीशन मानी जाती है। इनिशियली आपको 5 मेगा ओम दिखाया और फिर नीचे आ गया ना, तो वो सही नहीं है। अगला सवाल देखो, शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? अब देखो, ये दिखाने की ज़रूरत ही क्या थी? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि डायग्राम क्यों दिया। एक तो ये ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम में डायग्राम वाले क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, इसलिए जितने भी डायग्राम हैं उनको नहीं छोड़ना। हमने जो क्लासेज में कराया, सिंपल सवाल है। शंट की पूछ रहा है कि शंट किससे बनता है, तो शंट याद ही होगा, करता क्या है? पहले तो ये देखो, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए लगाते हैं, राइट? एमीटर रेंज एक्सटेंशन करने के लिए, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर लगाते हैं। शंट क्या होता है? समांतर में लगने वाला निम्न मान का प्रतिरोध, और ये किसका बनता है? मैग्नीन का। चाहो तो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काम बहुत आएगा पेपरों में। और मैं तो देखो चाहूँगा कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, जो भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, उन तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। जनरली हम साल में 10 महीने कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चों को तैयारी कराते हैं। 2 महीने आप ITA वाले बच्चों को देते हैं, तो ये कई बार ITA वाले बच्चों तक क्लास जा नहीं पाती है। आप इसे शेयर करने का काम कीजिए प्लीज़। आगे देखो सवाल, चल कुंडली मीटर यानी इंग्लिश में बोलेंगे मूविंग कॉइल मीटर का पैमाना समरूप होने का कारण क्या है? वेरी 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 गुड क्वेश्चन। PMMC मीटर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, पैमाना होता है उसका यूनिफॉर्म, रैखिक स्केल होती है। यानी शुरू में इतनी जगह पर 2 वोल्ट रीडिंग दिखा रहा था, तो आगे भी स्केल उतनी रहेगी। सब जगह से एक सिमिलर डिविडेशन होता है इसका। जैसे देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 1 2 3, तो ये वाला जो कॉलम सा होता है ना,
ये कॉलम सा सब जगह बराबर रहता है, ठीक है, उसे बोलते रहेगी। कारण क्या है इसके पीछे, तो जो हमारा पीएमएमसी मीटर होता है ना, उसमें विक्षेपण टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क धारा के सीधे समानुपाती होता है, यानी जितनी करंट बस उतना ही टॉर्क। यही चीज़ अगर हम मूविंग आयरन के बारे में बात करें तो उसका पैमाना गैर रेखिक होता है, जो मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था। उसके पीछे कारण होता है कि उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है ना, वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अब इसका उत्तर देख लो कहाँ है, ये रहा, ए ऑप्शन में है, विचलन बल आघूर्ण धारा के अनुपातिक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, ठीक है ना, सीधे समानुपाती है विक्षेप, ठीक है ना। उसका अगर पूछ ले MI टाइप वाले का तो बता देना धारा के वर्ग के समानुपाती है, यानी एक में सीधा समानुपाती, एक में वर्ग के समानुपाती। चलिए जी, ये आया है सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जामों में भी आएगा। यदि ऊर्जा मीटर की डिस्क बिना किसी लोड के कारण लगातार घूम रही है तो इसमें कौन सी त्रुटि है। देखो एनर्जी मीटर जो पुराने टाइम में डिस्क वाले होते थे, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ गए, उसमें क्या होता था कि लोड अगर चालू नहीं है तो भी डिस्क धीरे धीरे घूम ही रही है, तो उसे बोलते थे क्रीपिंग एरर। क्रीप शब्द को बोलते हैं रेंगना, इसलिए इसको रेंगण त्रुटि बोलते थे। और इसका शुद्ध हिंदी में अगर नाम आया ना तो सर्पण त्रुटि भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना, पहली चीज़ तो ये। अब आती है बात कि ऐसा होता क्यों है, तो इसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे पीसी ऊर्जित रह जाना, घर्षण का ओवर कंपनसेट हो जाना, ठीक है, जो मैग्नेट, डैम्पिंग मैग्नेट, ब्रेक मैग्नेट जो होता है उसका समायोजन सही नहीं होना, वो परिधि पर रहता है, अंदर की तरफ ना चला गया हो, कई सारे रीज़न होते हैं। बात आती है कि इसका निवारण क्या है, तो इसका जो निवारण होता है ना वो है कि जो आपकी डिस्क थी उसमें आमने सामने यानी 180 डिग्री पर 2 होल कर दिए जाते हैं। तो पेपर में सवाल यहाँ से उल्टा बनकर आ सकता है, एनर्जी मीटर की डिस्क में आमने सामने 2 होल क्यों किए जाते हैं। ऐसे याद रखना है आपको, कहने का मतलब कि एक ही क्वेश्चन को वो घुमा फिरा करके किधर से ही पूछ ले। भाई क्रिम्पिंग त्रुटि से एक क्वेश्चन की संभावना है, क्रिम्पिंग त्रुटि है क्या, उल्टा आ सकता है कि व्हाट इज क्रिम्पिंग एरर, या फिर उल्टा ये वाला क्रिम्पिंग दोष का निवारण क्या है, या फिर वो कि होल क्यों किए जाते हैं। अगला सवाल है, यदि सीटी की सेकेंडरी ओपन रखेंगे तो क्या होगा। अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ते समय सीटी पीटी को पढ़ा हो तो सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन में एक चीज़ तो लिखवाई जाती है कि इसकी सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं रखना है, सीटी की सेकेंडरी को सदैव शॉर्ट कर दिया जाता है। इसके पीछे कारण होता है कि अगर ओपन रह जाएगी तो कोर हाईली सेचुरेटेड होगी और कोर सेचुरेट होते ही सीटी ब्लास्ट हो जाती है। सीटी की कोर कभी सेचुरेट नहीं होती है तो सीटी फट जाएगा, सीटी में ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी उत्तर बता देना। ये रहा, सीटी सेकेंडरी वाइंडिंग बर्नआउट, सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी, सीटी फट जाएगा, सीटी में ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी आप लिखकर बता सकते हैं। लेकिन है इंपॉर्टेंट, पेपरों में सवाल आएगा। सीटी काम क्या आता है वो ट्रांसफार्मर का टॉपिक आएगा तब कराऊंगा, है ना। सीटी पीटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने कराया हुआ भी है। सवाल देखो, मापन उपकरणों में कंट्रोल स्प्रिंग किसकी बनती है। आ गया ना, नियंत्रण बल 2 प्रकार के थे, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। अब ये पूछ रहा है कि जो स्प्रिंग कंट्रोल में हम स्प्रिंग लेते हैं वो किसकी है, तो मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ, फास्फर ब्रोंज की होती है। ब्रोंज को हिंदी में कांसा बोलते हैं। शुद्ध हिंदी पता नहीं इसकी क्या आएगी, इसलिए आपसे मैं निवेदन करूँगा कि इंग्लिश ही याद रखना, फास्फर ब्रोंज, ये वाला उत्तर करना। बहुत ही सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे सीधा सीधा आंसर क्वेश्चन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखो, सिंगल फेज एनर्जी मीटर कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं। एनर्जी मीटर मोस्टली क्या, ये मानो 99.99% इंडक्शन एनर्जी मीटर ही होते हैं, ये ध्यान रखना। वोल्ट मीटर, MI, PMMC, डायनमोमीटर प्रकार का हो सकता है, एम्पियर मीटर किसी प्रकार का हो सकता है, वाट मीटर ज़्यादातर डायनमोमीटर ही होते हैं, एनर्जी मीटर मोस्टली इंडक्शन टाइप ही होते हैं, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर सब तरह के होते हैं। इंडक्शन को हिंदी में प्रेरण बोलते हैं, तो प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। CC और PC नाम की 2 कॉइल होती है ना। पूरा परिचय अब देने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम सर पर है, अब तो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पढ़ो। बाकी ये डिटेल हमने सब करवाई हुई है,
ऐप में फुल डिटेल से। अगर कोई बच्चा अपना नींव मजबूत करना चाहता है सेकेंड ईयर के लिए, तो आप थ्योरेटिकल हमारा कोर्स ले सकते हैं। उसमें बढ़िया तरीके से एक एक रहा है। अभी तो खैर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दो, जब सेकेंड ईयर का सेशन शुरू हो जाए तब आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना। अगला सवाल देखो, स्प्रिंग कंट्रोल के लिए प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? रिपीट हो गया। ग्रेविटी कंट्रोल का पहले पूछा था, वर्टिकल था। स्प्रिंग कंट्रोल का है तो स्प्रिंग कंट्रोल को किसी भी पोजीशन में काम में ले सकते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन वापस आएंगे ना उनको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। मीटर चेन का नाम क्या है? सीधा याद रख लो, DC रेंज का मल्टी रेंज का वोल्ट मीटर है। ऐसा डायग्राम आए, इसका उत्तर क्या करना है? DC मल्टी रेंज का वोल्ट मीटर है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये इनका उत्तर गलत है, लेकिन हमें तो वही करना है जो नियमी असाइनमेंट में दिया हुआ है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, नियमी असाइनमेंट में यही दिया हुआ है। इसमें दरअसल यहाँ जब जूम करके हम देखते हैं ना, मैंने सारा देखा था, तो दरअसल इसमें एक तो AC/DC दोनों का सिंबल बना हुआ है। एक यहाँ पर आप देखेंगे ना तो MI टाइप का सिंबल बना हुआ है। तो भाई MI तो AC/DC दोनों पर लगता ही है ना। यहाँ V लिखा हुआ है तो वोल्ट मीटर है, तो AC/DC दोनों का वोल्ट मीटर होना चाहिए था, C उत्तर। लेकिन नहीं, CBT एग्ज़ाम में वही सही माना जाता है जो निमी आपको देता है, और निमी ने ये दिया है DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। नंबर लेने के लिए यही वाला करके आना। अगला सवाल, कौन सा उपकरण एकीकृत है? अब देखो एकीकृत की जगह शुद्ध हिंदी में समाकलन लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन एक बात बताऊं, हिंदी में चाहे कुछ भी आ जाए, इंग्लिश में इंटीग्रेटिंग ही लिखा होगा। क्या आपको याद है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं? इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग वो होते हैं जो वैल्यू को रजिस्टर करते हैं, अपनी निर्माण से लेकर कार्यकाल के दौरान संपूर्ण वर्किंग तक हमेशा टोटल रीडिंग को दिखाते हैं, जैसे ऊर्जा मीटर। इसके अलावा गाड़ियों का ओडोमीटर जो किलोमीटर दिखाता है गाड़ी कितनी चल गई, वो पुराने वाले रीसेट नहीं होता था, आजकल तो डिजिटल वाले है रीसेट हो जाते हैं। खैर उस पर नहीं जाना, ऊर्जा मीटर करना है आपको उत्तर। बताओ सवाल समझ में आ रहे हैं क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? तरीका समझ में आ रहा है क्या? प्लीज़ बिना लाइक किए नहीं जाएंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना साथ में, मैं ये तो देख लूँ कि यहाँ तक क्लास को कौन कौन देख रहा है। कई बार होते हैं ना बच्चे शुरू में 5, 10, 20 मिनट देखा बस भाग गए। क्वेश्चन पूरे देखना, अच्छे से नंबर चाहिए। तो ऊर्जा मीटर में रेंगन त्रुटि को कैसे कंट्रोल करेंगे? रिपीट हो रहा है। क्रिम्पिंग त्रुटि क्या है, उसका निवारण क्या है, बता चुका हूँ, शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क पर 2 छेद करते हैं आमने सामने। जल्दी जल्दी चलूँगा थोड़ा सा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिस पर चर्चा हो चुकी है। चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के कारण कौन सी होती है? इन्फ्लुएंस एरर, प्रभाव त्रुटियाँ, तो दोलन, ताप, नमी, स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्र, इन सब से होने वाली को इन्फ्लुएंस एरर यानी पर्यावरणीय त्रुटि कहा जाता है। सवाल अगला, किस प्रकार का वाट मीटर आपको दिखाया गया है? डायग्राम थोड़ा अच्छे से दिखा दूं, जूम करने पर इतना ही दिखता है। इस साइड से आता हूं, देखो ध्यान से देखोगे तो ये देखो CC PC भैया 2 CC लगी है, 2 PC लगी है। जितनी CC होती है उतना ही एलिमेंट कहलाता है वो, मतलब 2 एलिमेंट वाला वाट मीटर है। पहली चीज़ तो ये देखो। अब 2 एलिमेंट का ऑप्शन कहाँ है? एक ही ऑप्शन है, ये रहा। तो 2 एलिमेंट 3 फेज प्रकार का वाट मीटर है, बैलेंस और अनबैलेंस दोनों का लोड का पावर मेजर करने के काम आ जाएगा। सवाल समझ में आ रहे हैं ना? बिना एक्सपीरियंस के काम नहीं होता माय डियर, ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। सवाल देखो, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग एयर घर्षण डैम्पिंग होती है 3 तरह की, वायु घर्षण, एडी करंट और द्रव घर्षण। तो ये वायु घर्षण का पूछ रहा है। वायु घर्षण होती है MI टाइप में, मूविंग आयरन में होती है वायु घर्षण। इसमें एडी करंट होती है, इसमें भी एडी करंट होती है, ठीक है। अगला सवाल, उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करते हैं? न्यूट्रल किसके साथ काम करेगा? देखो न्यूट्रल करते हैं 2 जगह काम, या तो 3 फेज 4 वायर वाला हो तब काम करेगा, या फिर सिंगल फेज 2 वायर वाला हो। तो ये रहा सिंगल फेज, सिंगल एलिमेंट है ना, सिंगल फेज वाले के साथ काम करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको न्यूट्रल चाहिए। कौन सा आवर्ती मीटर आपको दिखाया गया है? माय डियर ये हमारे जो है ना, इसको अपन बोलते हैं रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। ये रीड रही, पत्तियाँ ऐसे फड़फड़ाती है, और जो ज़्यादा फड़फड़ाती है वो हमें फैली हुई नज़र आती है। फैलती नहीं है, वो हिल रही होती है,
लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी हिलने की कितनी है, 100 हर्ट्ज है, 50 बार ऊपर नीचे हो रही है ना, तो वो हमें आँखों से सेंस नहीं कर पाते, तो हम मान लेते हैं कि जो फैल गया वही मीटर फ्रीक्वेंसी है। मैकेनिकल रेजोनेंट टाइप बोलते हैं इसे, यांत्रिक अनुनाद, एक विद्युतीय अनुनाद भी होता है। अगला सवाल देखो, वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता की इकाई क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम प्रति वोल्ट होती है, ज़्यादा बढ़िया वो होता है जिसकी इकाई किलो ओम प्रति वोल्ट में हो। ये रहा बी ऑप्शन। बताओ सवाल समझ में आए क्या? ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रट लेना, सबसे ज़्यादा बार रिपीट यही हुआ था, लास्ट वाला, ठीक है ना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का आपके एग्ज़ाम में होगा। अगला सवाल देखो, वापस एक ही क्वेश्चन 3 बार। एनर्जी मीटर की डिस्क में 2 छेद क्यों करते हैं भाई? क्रिम्पिंग त्रुटि ख़त्म करने के लिए। क्रिम्पिंग त्रुटि के 3 क्वेश्चन सामने आ गए हैं, अच्छे से देख लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो एक ये मीटर का पूछ रहा है भाई कि ये जो मीटर आपको हमने दिखाया है ना, ये कौन सा है? तो माय डियर ये वाला आपका एब्सोल्यूट मीटर है, प्राथमिक यंत्र बोलते हैं। इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग, ये तीनों सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, ये प्राइमरी है, एब्सोल्यूट कर देना, इसका ए उत्तर सही होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं रोकेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों तक पहुँचाइए, शेयर करने का काम आप करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कर लेना, ऐप में फ्री टेस्ट अवेलेबल है। बहुत धन्यवाद।